एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लियांग राज्य के लोग यूजू राज्य के साथ कोई युद्ध नहीं चाहते थे। वो तो बस शांति से समझौता करना चाहते थे, लेकिन यूजू राज्य का राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। नतीजा, लियांग राज्य के सैनिकों को उनके साथ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और आखिरकार एक लंबे समय के बाद युद्ध पर विराम लगा। एक अजीब सा तोहफा। इस सब के बाद दुआनझू जब शिमू से मिलने उस खूबसूरत फूलों के बाग में जाता है तो शिमू उसे एक अजीब सी गोली देती है और कहती है, इसे खा लो। दुआनझू भी बिना कुछ सोचे समझे उसे निगल लेता है। शिमू हैरान होकर पूछती है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या खाया है? दरअसल दुआनझू जानता था कि शिमू उसका कभी कोई नुकसान नहीं करेगी। उसे शिमू पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। शिमू मुस्कुराकर उसे बताती है, उस चॉकलेट के अंदर दरअसल स्पिरिट लैंटर्न था। दुआनझू चौंक जाता है, पर ये क्या होता है? शिमू कहती है, ये एक तरह की जादुई लाठी है जिसे पाने के लिए दुनिया के सारे स्पिरिट्स तरसते हैं। इसके अंदर वो ताकत है जो किसी भी स्पिरिट की पावर को 10 गुना बढ़ा सकती है, और अब वो तुम्हारे अंदर है। स्पिरिट लैंड में आपका स्वागत है। इतना कहते ही शिमू उसकी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट कर देती है। वो दुआनझू की आंखों में देखती है और कहती है, वेलकम टू स्पिरिट लैंड। ये सुनकर दुआनझू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बाकी स्पिरिट्स की तरह हवा में उड़ने लगता है। अब उसे हवाएं साफ दिखाई दे रही थी और पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रही थी। वो आजाद परिंदे की तरह वहाँ घूमता है, मजे करता है और फिर वापस शिमू के पास आता है। दुआनझू समझ चुका था कि शिमू ने उसे ये पावर क्यों दी है, क्योंकि उनकी डील के मुताबिक शिमू अब उसकी एक और सेंस इंद्रिय लेने वाली थी, जिससे वो फिर से एक बेबस इंसान बन जाता। लेकिन अब इस जादुई पावर की वजह से दुआनझू खुद की हिफाजत कर सकता था। एक नई सेंस, सूंघने का एहसास। अब शर्त के मुताबिक दुआनझू अपनी पंच इंद्रियों में से एक और सेंस शिमू के हवाले कर देता है, और इस बार की सेंस थी सूंघने का एहसास, यानी खुशबू और बदबू को महसूस करना। जैसे ही शिमू को वो एहसास मिलता है, दुआनझू तुरंत अपनी हथेलियों से शिमू की आंखें बंद कर लेता है। वो चाहता था कि शिमू बिना कुछ देखे सिर्फ अपनी इस नई ताकत को महसूस करे, क्योंकि वो एक फूलों का बाग था। शिमू को हवा में तैरती हुई फूलों की भीनी भीनी खुशबू का एहसास होने लगता है। तभी दुआनझू धीरे से उसकी आंखों से हाथ हटाता है और हौले से मुस्कुराकर कहता है, इंसानों की इस खूबसूरत दुनिया में तुम्हारा फिर से स्वागत है। शिमू बच्चों की तरह आसपास के सारे फूलों को सूंघने लगती है। वो इतनी बेहतरीन खुशबू पाकर अंदर से खुशी से झूम उठती है। शिमू को इतना खुश देखकर दुआनझू के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो उसके लिए कुछ फूल चुनकर लाता है। तभी अचानक शिमू को दुआनझू के बदन से एक अजीब सी खुशबू आती है। वो सम्मोहन में बंधी हुई सी दुआनझू के बेहद करीब चली जाती है और उसे सूंघने लगती है। शिमू का इस तरह इतने करीब आना दुआनझू को थोड़ा असहज, थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। शिमू उसकी आंखों में देखकर पूछती है, ये किस चीज की महक है? दुआनझू अपनी धड़कनों को संभालते हुए कहता है, ये एक तरह का परफ्यूम है। इसे अगर वुड और कई तरह की जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। शिमू आंखें बंद करके उस महक को गहराई से महसूस करती है और कहती है, तुम्हारे बदन की यह खुशबू सच में बहुत खूबसूरत है। कुछ देर बाद जब वो दोनों साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं तो दुआनझू कहता है, तुम्हें जब खुशबू इतनी ही पसंद है तो मैं तुम्हें इन एहसासों को और करीब से जीने के लिए लियांग शहर भेजना चाहता हूँ। वहाँ परफ्यूम की एक बहुत बड़ी दुकान है जहाँ तुम्हें दुनिया भर की हर अनोखी खुशबू मिल जाएगी। तुम वहाँ जाकर मेरे लिए भी एक अच्छा सा परफ्यूम बनाना सीख सकती हो। शिमू थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, और अगर मैं नहीं कर पाई तो? दुआनझू उसकी तरफ देखता है और पूरे यकीन के साथ कहता है, तुम जरूर कर लोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शिमू पूछती है, पर इसमें वक्त कितना लगेगा? दुआनझू कहता है, बस तब तक जब तक हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूजू राज्य के फुजियन शहर की तरफ। दुआनझू अब उस शहर की सड़कों पर घूम रहा था, लेकिन एक स्पिरिट होने की वजह से वो आम इंसानों के लिए पूरी तरह अदृश्य यानी गायब था। कोई भी उसे खुली आंखों से नहीं देख पा रहा था। दूसरी तरफ शिमू उसी परफ्यूम की दुकान पर पहुंचती है। उस दुकान की मालकिन का नाम था रुयू। शिमू उसे परफ्यूम की एक पोटली और दुआनझू का लिखा हुआ वो खत दिखाती है, जिसमें लिखा था कि रुयू शिमू को बहुत अच्छे से परफ्यूम बनाना सिखाए। इधर दुआनझू जब शहर की गलियों से गुजर रहा था, तभी उसे दो स्पिरिट्स आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। उनमें से एक विलेन स्पिरिट एक मासूम इंसान पर हमला करने ही वाला होता है कि दुआनझू अपनी जादुई तलवार से उस पर वार करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद दूसरी फीमेल स्पिरिट हैरान रह जाती है। वो दुआनझू के सामने आकर पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ हमारे स्पिरिट्स को क्यों मार रहे हो? दुआनझू शालीनता से कहता है, आई एम सॉरी, मेरा वो इरादा नहीं था। तभी उस लड़की की नजर दुआनझू की उस जादुई तलवार पर पड़ती है।
उसकी आंखों में लालच आ जाता है। वो पूछती है, तुम्हारे पास इंसानों की ये पवित्र तलवार कहाँ से आई? दुआंझू बात को टालते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, रास्ते में गिरी हुई मिली थी तो मैंने उठा ली। ये सुनकर वो लड़की चिढ़ जाती है और रौब झाड़ते हुए कहती है, देखो मुझसे चालाकी मत करो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ समझे। मेरी उम्र पूरे 600 साल है और तुम तो देखने में बिल्कुल बच्चे लगते हो। मुझसे मजाक करने की कोशिश भी मत करना। दुआंझू मुस्कुराकर फिर से सॉरी कहता है और पूछता है, वैसे तुम उस लड़के के पीछे क्यों भाग रही थी? तब हमें पता चलता है कि ये लड़की दरअसल वॉइडलैंड की एक ऑफिसर है जिसका काम उन स्पिरिट्स को पकड़ना है जो अपराध करते हैं। उस मरे हुए स्पिरिट ने बिना किसी कसूर के एक इंसान की जान ली थी, इसीलिए ये उसे कैद करने आई थी क्योंकि उस पर 32 गोल्डन स्पिरिट स्टोन्स का जुर्माना था। दुआंझू हैरान होकर कहता है, मुझे स्पिरिटलैंड के कायदे कानूनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं अभी नया हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ के नियम समझाओगी? वो लड़की लापरवाही से कहती है, अभी मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, बड़ी मुश्किल से इंसानों की दुनिया में आई हूँ, थोड़ा मजा करने दो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और दुआंझू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो दोनों जिस बाजार से गुजर रहे थे वहाँ बहुत सी पुरानी और एंटिक चीजें बिक रही थीं। वो शरारती भूतनी एक एक करके दुकानदारों की आंखें बचाकर चीजें चुरा रही थीं। दुआंझू चुपचाप उसकी इस चोरी की तकनीक को देखता है और पीछे से उन गरीब दुकानदारों को अपने पास से पैसे दे देता है। इधर दुकान में शिमू अपनी कमाल की सूंघने की शक्ति से परफ्यूम बनाने के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन सामग्रियां चुन रही थीं। ये देखकर दुकान की मालकिन रुयू दंग रह जाती है। वो तारीफ करते हुए कहती है, अद्भुत, पहली ही बार में आपने इतने सटीक इंग्रेडिएंट्स चुने हैं, आप वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। शिमू मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, इस सब का क्रेडिट सिर्फ दुआंझू को जाता है, उसी की वजह से मुझे आज ये खूबसूरत एहसास मिला है। खैर, चीजें चुनने के बाद वो परफ्यूम बनाने के गुर सीखने लगती है। दूसरी तरफ दुआंझू उस फीमेल स्पिरिट के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बातों बातों में उसे शिमू के बारे में एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनकर वो दंग रह जाता है। वो लड़की बताती है कि शिमू पूरे स्पिरिटलैंड की सबसे ताकतवर और खूंखार रानी है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्पिरिट पैदा नहीं हुआ जो उसका सामना कर सके। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शिमू आ पहुँचती है। शिमू को अपनी तरफ देखते पाकर वो फीमेल स्पिरिट डर के मारे कांप उठती है कि शिमू उसे देख सकती है। तभी वहाँ से शहर के एक बहुत ही मशहूर और अमीर शख्स की सवारी गुजरती है। लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं और वो फीमेल स्पिरिट भी भीड़ का हिस्सा बन जाती है। यूजू राज्य का वो अमीर आदमी पुरानी और एंटिक चीजों का बहुत बड़ा शौकीन था। जब वो चलते हुए शिमू और दुआंझू की तरफ देखता है तो दुआंझू फुसफुसाकर पूछता है, क्या ये हमें देख सकता है? शिमू कहती है, शायद हाँ। दुआंझू ये टेस्ट करने के लिए कि वो वाकई उन्हें देख रहा है या नहीं, हवा में अपना हाथ हिलाता है। खैर, वो रईस आदमी अंदर चला जाता है। इसके बाद शिमू दुआंझू को लेकर पूरे बाजार में घूमती है। वो हर चीज को सूंघकर देखना चाहती थी, खाने पीने की चीजें, लकड़ियाँ, कोयला, यहाँ तक कि पेस्ट्री और केक भी। वो हवा में गायब दुआंझू से लगातार बातें कर रही थी जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। बाजार के लोग शिमू को देखकर बुदबुदा रहे थे, बेचारी सुंदर है पर पागल है। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, काले बादल घिर आते हैं और रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। ये शिमू की जिंदगी की पहली बारिश थी। मिट्टी पर जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो सौंधी सी महक हवा में तैरने लगती है। शिमू आंखें बंद करके उस रूहानी खुशबू को अपने अंदर उतार लेती है। उसे वो एहसास बहुत सुकून देता है। वैसे मिट्टी की ये सौंधी खुशबू तो मुझे भी बहुत पसंद है। आप में से किस किस को बारिश की ये पहली महक पसंद है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद शिमू एक तहखाने में बैठकर सालों पुरानी, करीब 20 साल पुरानी वाइन को सूंघती है और उसे पीने लगती है। दुआंझू उसे टोकता है, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इतनी मत पियो। पर शिमू उसकी एक नहीं सुनती। वो उदास होकर कहती है, मेरे पास इंसानी एहसासों को जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं दुआंझू, मुझे रोक मत, मुझे अपनी जिंदगी जी लेने दे। दुआंझू खामोश हो जाता है और बस उसे देखता रहता है। शिमू देर रात तक पीती है और इतनी ज्यादा पी लेती है कि वो वहीं टेबल पर मदहोश होकर सो जाती है। दुआंझू उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुराता है और धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे में लाकर सुला देता है। बिस्तर पर सोती हुई शिमू के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। दुआंझू उसे एकटक देखता रहता है और उसके हुस्न की तारीफ में एक खूबसूरत कविता गुनगुनाता है। वो हौले से कहता है, तुम्हारी इस अंतहीन लंबी उम्र में न जाने कितने ही स्पिरिट्स को तुमसे मोहब्बत हुई होगी। तुम्हारा ये मासूम चेहरा, मखमली त्वचा और ये सादगी
किसी को भी अपना दीवाना बना दे। तभी शिमू नींद के नशे में ही बुदबुदाती है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं दुआंझू। दुआंझू मुस्कुराकर कहता है, अच्छा ऐसा क्या? तो फिर अगर इन आंखों को हमेशा देखना चाहती हो तो तुम्हारा मुझे जिंदा रखना बेहद जरूरी है। अगले दृश्य में वही अमीर आदमी अपने महल में बैठा होता है और शिमू उससे मिलने पहुंचती है। शिमू अपनी गंभीर आवाज में कहती है, मुझे एक बात पता चली है। मैंने सुना है कि जिलिंग टेम्पल का वो स्पिरिट वॉइडलैंड से भागकर यहाँ आया है और उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर स्पिरिट लैंड की रानी को इसके बारे में पता चला तो वो उसे सदियों के लिए कालकोठरी में डाल देगी या फिर हमेशा के लिए मिटा देगी। वो अमीर आदमी घबरा जाता है। शिमू आगे कहती है, तब तो आपके पास अपनी हिफाजत के लिए कोई स्पिरिट नहीं बचेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए किसी नए स्पिरिट का इंतजाम कर लें। वो आदमी डरकर पूछता है, तो फिर अब मैं क्या करूं? अगर आप ही अपना स्पिरिट मुझे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शिमू रहस्यमयी तरीके से कहती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। इतना कहकर जब शिमू वहाँ से निकलने लगती है तो दूर अंधेरे में खड़ा जिलिंग टेम्पल का वो विलन स्पिरिट उन्हें गुस्से से घूर रहा होता है। उसी रात वो छोटी फीमेल स्पिरिट दुआंझू की दोस्त उस टेम्पल के अंदर चोरी छिपे घुसती है और कीमती सामान चुराने लगती है। जैसे ही वो उस मुख्य जिलिंग टेम्पल को उठाने जाती है तभी वहाँ का छोटा मास्टर सॉन्ग प्रकट होता है, जो दिखने में एक बच्चा था पर बेहद ताकतवर था। वो लड़की डरकर उसे प्रणाम करती है। मास्टर सॉन्ग उससे पूछता है, क्या तुमने आज बाहर एक लड़की के साथ किसी अजनबी स्पिरिट को घूमते हुए देखा है? वो लड़की कहती है, हाँ मास्टर, मैंने उस लड़के को देखा था। वो मेरे दोस्त को मारना चाहता था। असल में ये सब उसी की चाल है। मास्टर सॉन्ग गुस्से में कहता है, अगर ऐसा है तो चलो जल्दी, हमें तुम्हारे दोस्त को बचाना होगा। इधर शिमू अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। सोते हुए उसे एक सपना आता है। सपने में उसे अपने गुजरे हुए माता पिता दिखाई देते हैं। अपने माता पिता को सामने पाकर शिमू बेहद भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, आप दोनों तो हमेशा कहते थे ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर आप दोनों साथ क्यों चले गए? उसके माता पिता आगे बढ़ते हैं, उसके गालों को सहलाते हैं और कहते हैं, शिनू, तुम चाहो तो अब भी हमारे साथ रह सकती हो। अपनी इस अमर दर्द भरी स्पिरिट लाइफ को यहीं खत्म करो और हमारे साथ चलो। हम तीनों हमेशा एक साथ एक ही दुनिया में रहेंगे। शिमू भावुक होकर खुशी खुशी उनका हाथ थामने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसे दुआंझू के दिए हुए उस परफ्यूम स्कारलेट की महक आती है जो उसके पास ही रखा था। उस खुशबू के स्पर्श से शिमू का भ्रम टूट जाता है। वो चौंक कर समझ जाती है कि ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक मायावी सपना है, एक जाल है। वो तुरंत अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करती है और उस नकली सपने को चीरते हुए बाहर आ जाती है। आंख खुलते ही वो देखती है कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी अनजान रहस्यमयी जगह पर है और मास्टर सॉन्ग अपनी ताकतों से उसे बंदी बनाने की कोशिश कर रहा है। शिमू गुस्से से गरजती है और अपनी भयानक शक्तियों से मास्टर सॉन्ग और उस फीमेल स्पिरिट पर हमला कर देती है। वो दोनों शिमू की इस विनाशकारी ताकत के सामने टिक नहीं पाते और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। दूसरी तरफ हमारे प्यारे दुआंझू को महल के मुख्य दरवाजे पर लोहे की जंजीरों से बेरहमी से लटकाया गया था। उसे इस तरह भूखे प्यासे 3 दिनों तक लटके रहने की भयानक सजा मिली थी। रात का घना अंधेरा था। दुआंझू वहाँ बिल्कुल अकेला दर्द से कराह रहा था और तभी उसके आसपास के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ खौफनाक और डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य साया उसकी तरफ बढ़ रहा हो। इसी खौफनाक मोड़ पर हमारा आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? दुआंझू का अब आगे क्या होगा? क्या शिमू उसे बचा पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।